नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आने वाले कुछ माह में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा पदों पर भर्तियों को निकाल रही है और इसी भर्तियों में से एक है उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, इस भर्ती में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पद भरे जाने हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें 1300 सहायक अध्यापक और 300 कुछ प्रधानाध्यापक की भर्ती होनी है। इससे संबंधित मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था। उसमें यह भी बताया था कि इन पदों पर भर्ती बहुत ही जल्द होने वाली है। दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा इन पदों पर भर्ती करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रेषक RP सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और जो इसका विषय है आप देख सकते हैं, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराए जाने के संबंध में। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, ये शीर्ष प्राथमिकता पर लेटर जारी किया गया है और इस पर जो काम होना है वो समयबद्ध होना है, ये भी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। 18 जनवरी 2021 को भेजा गया ये पत्र है। अब दोस्तों, इस पत्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक बनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए और इसमें प्रश्न पत्र का स्तर कैसा होगा, भर्ती का प्रकार कैसा होगा और इसके लिए कितनी फीस चार्ज की जाएगी शासन की तरफ से, और सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए जो प्रश्न पत्र बनेगा उसका आखिर पाठ्यक्रम क्या होगा, और इस भर्ती के लिए शिक्षक बनने के लिए पासिंग कट ऑफ कितना होगा और मेरिट कैसे बनेगी, और सबसे बड़ा प्रश्न इस वीडियो का कि आखिर परीक्षा कब होगी, यानी ये जो भर्ती है ये कब होने वाली है। तो वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पात्रता की, यानी इस भर्ती में कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह भारत का नागरिक हो, किसी न्यायालय अथवा परीक्षा संस्था द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो और उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यानी उत्तर प्रदेश का आपका निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें शैक्षिक योग्यता की कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होगी, तो दोस्तों दोनों के लिए शैक्षिक योग्यता B.Ed या फिर DLED आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर का TET पास होना चाहिए, चाहे वो UP टेट हो चाहे CTET हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर का TET पास होना चाहिए। अब दोस्तों, प्रधानाध्यापक पद हेतु यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की गई है कि प्रधानाध्यापक पद हेतु आपको 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, यानी आपको पिछले 5 वर्ष में आपने कहीं ना कहीं पढ़ाया हो। 5 वर्ष के अध्यापन का अनुभव होना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, अगर बात करें भर्ती के प्रकार की कि आखिर इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस भर्ती में OMR आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की होगी और इसमें 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें कि परीक्षा कैसे कराई जाएगी, प्रधानाध्यापक पद के लिए और सहायक अध्यापक पद के लिए दोनों के लिए अलग अलग दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर प्रधानाध्यापक पद की बात करें तो प्रधानाध्यापक पद के लिए 2 पेपर होंगे, एक सामान्य प्रश्न पत्र होगा और उसी के बाद 1 घंटे का 50 प्रश्नों का एक और प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें प्रश्न पत्र के स्तर की, तो जो प्रश्न पत्र का स्तर होगा वो TET परीक्षा के स्तर से ऊंचा होगा। प्रधानाध्यापक के लिए जो प्रश्न पत्र बनाया जाएगा उसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर स्नातक का रहेगा और इनका एक पेपर जो अलग से होगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि 50 प्रश्नों का होगा, जो सामान्य प्रश्न पत्र के बाद होगा और उसी दिन कराया जाएगा। सहायक अध्यापक हेतु प्रश्न पत्र का जो स्तर होगा वो उच्च प्राथमिक स्तर का जो टेट होता है
उसी तरह का होगा, लेकिन जो इसके प्रश्नों का स्तर होगा वो टेट से थोड़ा ऊपर होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि फ़ीस की, आखिर फ़ीस कितनी लगनी है सहायक अध्यापक पद के लिए और प्रधानाध्यापक पद के लिए, तो देखिए सहायक अध्यापक पद और प्रधानाध्यापक पद इन दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। जो अभ्यर्थी दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे एक ही आवेदन में दोनों पदों के आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सहायक अध्यापक के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर प्रधानाध्यापक के लिए, और तीसरा कॉलम होगा दोनों के लिए। तो जो दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो दोनों पर क्लिक करेंगे, और जो केवल सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करना चाहता है तो वो अपने पद पर आवेदन करने के लिए क्लिक करेगा। तो ये चीज़ क्लियर। अब बात करें फ़ीस की, तो दोनों की फ़ीस अलग अलग होगी और अभी फ़ीस का कुछ निर्धारण नहीं किया गया है, फिर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानाध्यापक के लिए जो फ़ीस होगी वो 600 से लेकर 1000 तक हो सकती है, और सहायक अध्यापक पद के लिए जो फ़ीस होगी वो 600 से 800 तक फ़ीस निर्धारित किए जाने की संभावना है। तो ये हो गई फ़ीस की बात। अब बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की, कि सहायक अध्यापक के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा, प्रधानाध्यापक के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो हुई है उसमें जो प्रश्नों का स्तर रहता है वो इंटर तक का रहता है। अगर हम इसी आधार पर बात करें तो ये जो उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही है इसमें भी जो कठिनाई स्तर होगा वो भी इंटर का ही रहेगा, लेकिन जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादा गहराई से पूछे जाएंगे, ज़्यादा डेप्थ से पूछे जाएंगे। इसीलिए पाठ्यक्रम के किसी भी टॉपिक को जब आप क्लियर करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो पूरा टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ताकि इसके अंदर चाहे जितने अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ताकि आप उसको कर पाएँ। अगर दोस्तों बात करें प्रधानाध्यापक पद की, तो जो विषय सहायक अध्यापक के लिए होंगे वही विषय प्रधानाध्यापक के लिए भी होंगे, और लेकिन इनका जो स्तर होगा, इनका जो कठिनाई स्तर होगा वो स्नातक स्तर का रहेगा, यानी ग्रेजुएशन स्तर का होगा। और प्रधानाध्यापक के लिए 50 प्रश्नों का एक अलग से भी पेपर होगा, वो उसी दिन होगा, जिसमें प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यही सब पूछा जाएगा कि विद्यालय का प्रबंधन कैसे करें, कोई निर्णय कैसे लें, जब भी कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो उस पर निर्णय कैसे लेना है, कैसे एक्शन करना है। तो इस तरह के प्रश्न, मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न को पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें इसकी पासिंग कट ऑफ क्या होगी सहायक अध्यापक पद के लिए और प्रधानाध्यापक पद के लिए, तो दोनों के लिए पासिंग कट ऑफ सेम ही रहेगा। इस शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ है जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उत्तीर्णांक 65% होगा, और जितने भी अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए उत्तीर्णांक 60% रहेगा। यानी अगर हम बात करें अंकों में, तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 97 अंक लाना जरूरी होगा पास होने के लिए। अभी नौकरी पाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए आपको 97 अंक लाने आवश्यक होंगे। और अगर बात करें आरक्षित वर्ग की, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी वर्गों के लिए क्या करना होगा, आपको 90 अंक लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। मेरिट तो उसके बाद बनेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि पासिंग कट ऑफ कितना होगा। अब अगर हम बात करें कि मेरिट बनेगी कैसे, तो मेरिट कैसे बनेगी ये सब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि 68,000 और 69,000 में ठीक वैसी ही मेरिट बनी थी, और ऐसे ही मेरिट अब यहाँ पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में भी बनने वाली है। यानी हाई स्कूल का 10% लिया जाएगा, 12वीं का 10% लिया जाएगा, स्नातक का 10% लिया जाएगा, और जो आपने प्रशिक्षण कर रखा है चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो उसका भी 10% लिया जाएगा, और जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत का 60% लिया जाएगा। यानी अगर हम कहें कि आपके 110 नंबर आए हैं, मान के चलते हैं 110 नंबर आए हैं, तो आपका प्रतिशत बनता है जाकर 73 के आसपास बनता है। और अगर आपका 73% बनता है तो 73% का हम 60% निकालेंगे तो वो लगभग बैठेगा 44। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा आपका जो वेटेज है वो 44 लेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि मेरिट कैसे बन रही है। अगर हम इसका उदाहरण लें कि मेरिट का उदाहरण, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके कितने नंबर आ रहे हैं, हम उस हिसाब से मेरिट आपको बनाकर दिखाते हैं। ये एक उदाहरण आपके सामने है कि अगर मान लीजिए किसी भी अभ्यर्थी के हाई स्कूल में 70% हैं तो जो उसका वेटेज बनेगा 7,
और इंटर में अगर 75% है तो उसका वेटेज बनेगा 7.5, यानी 75 का 10%। इसी तरह स्नातक में यदि उसके 60% है तो 60% का 10% लेंगे तो हो जाएगा 6 वेटेज। और प्रशिक्षण में मान लीजिए उसके 80% आते हैं तो 80% का फिर से हम 10% ले लेंगे तो हो जाएगा 8। और अब बात करें भर्ती परीक्षा की। भर्ती परीक्षा में मान लेते हैं अगर किसी अभ्यर्थी ने 110 अंक अर्जित किए हैं, 150 में 110 अंक अर्जित किए हैं, तो उसका जो प्रतिशत बनता है वो 73% बनता है। और 73% का अब आपको 60% निकालना है, तो 60% बनेगा जाकर 44। इस तरह इन सभी वेटेज को जोड़ेंगे और कुल मिलाकर फिर आपका बनेगा फाइनल गुणांक। फाइनल गुणांक इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इस अभ्यर्थी के 72.5% 72.5 इसका वेटेज बनना है। और चयन होने के लिए 72.5 वेटेज काफ़ी है। अगर किसी अभ्यर्थी के 72.5 वेटेज बन जाता है तो मान के चलते हैं कि उसका सिलेक्शन 99% हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि आखिर ये भर्ती होगी कब तक होगी भर्ती परीक्षा। दोस्तों आपको जैसे मालूम है कि जो पंचायती चुनाव है वो मार्च या अप्रैल में प्रस्तावित है। सरकार ये जो भर्ती है ना, इस भर्ती का विज्ञापन निकालकर इस चुनाव में पूरा फ़ायदा लेने का प्रयास करेगी। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि जूनियर एडेड भर्ती के लिए डाटा कलेक्शन यानी रिक्त पदों की सूचना पीएनपी द्वारा कई बार मांगी गई और कई बार मांगने के बाद इसका पूरा डाटा पीएनपी के पास आ चुका है और शासन से भी इस पर भर्ती करने का प्रस्ताव जारी किया जा चुका है, जैसा कि अभी मैंने आपको लेटर भी दिखाया। और पीएनपी भी इस भर्ती पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। कई लोगों द्वारा पीएनपी कार्यालय में पूछने पर यह भी बताया गया कि जो भर्ती है वो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यदि कोई कानूनी अड़चन नहीं आती है तो ये मान के चलते हैं कि इस भर्ती का विज्ञापन 15 फरवरी से पहले आ जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से पहले शुरू हो जाएगी। आने वाले कुछ माह में पंचायती चुनाव है और साथ ही साथ पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि 15 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो जो कुछ भी विज्ञापन जारी होना होगा वो 15 फरवरी के पहले जारी कर दिया जाएगा। एक बार पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई फिर उसके बाद विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकेगा। अगर सरकार को इस भर्ती का लाभ लेना है तो निश्चित रूप से 15 फरवरी के पहले ही इस भर्ती का विज्ञापन जारी करना होगा। उसके बाद आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये जो पंचायती चुनाव है ये लगभग आपका, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि मार्च के अंत या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि अगर 15 फरवरी के पहले इस भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो ये मान के चलिए कि ये जो भर्ती है ये आपकी कम से कम मई या जून तक कंप्लीट करा ली जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो अगला शैक्षिक सत्र होगा उसमें इस भर्ती के चयन किए गए अध्यापक भी आने वाले सत्र में पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपकी इस भर्ती के संबंध में कुछ भी सुझाव या राय है वो भी आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।